हेलो गाइस, वेलकम टू KNP एनालिसिस। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। और मजे की बात यह है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, बहुत सरल क्वेश्चन आता है जो कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं इसके आगे ये और लगा दूं तो शायद ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है, डीडी वासु में भी चैप्टर है, आप लुसेंट पढ़ेंगे उसमें भी ये वाला चैप्टर है। चैप्टर का मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं आपसे शुरुआत करूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कल हमने क्लास की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी कि संविधान सभा के बारे में। वहां हमने एक चीज जानी थी कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बिल्कुल सही बात थी। और लास्ट मीटिंग जो हो गई थी फिर हमारी, मतलब जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लास्ट मीटिंग तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन जो लास्ट संविधान एक्सेप्ट हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक्सेप्टेड हो गया था। ठीक है, एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने साइन कर दिया था, बोल दिया था कि ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन फिर 26 जनवरी 1950 से संविधान क्या हुआ था, लागू हो गया था। संविधान क्या हुआ, लागू। संविधान लागू होने का मतलब क्या है कि अब ये प्रोसेस में आ गया, अब इसमें जो लिखा हुआ है अंदर वो हमको मानना पड़ेगा। बात यह आई थी कि जब ये संविधान बन रहा था, ठीक है, जब ये संविधान बन के तैयार हुआ फिर बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा और बनते बनते भी इसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। तो उन्होंने फिर कुछ विशेषताएं, हर एक चीज की कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ खामियां होती हैं। तो इन दोनों चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी और इसकी खामियां क्या क्या थी। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी विशेषताओं की बात कर लूं, वो भी खामियों में आता चला जाएगा, लेकिन इसके पहले मैं विशेषताओं की बात करता हूं, यानी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या थे। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं, तो जो हमारा संविधान है, माना जाता है कि जो हमारा संविधान है वो लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबसे पहले आप लिख लीजिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिखा हुआ, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखित संविधान। अब देखो, जो संविधान होता है वो हमेशा दो टाइप का होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में आ चुका है, लोअर लेवल एग्जाम में आ चुका था कि संविधान कितने टाइप का होता है। तो हमारा संविधान दो टाइप का होता है, हमारा नहीं, संविधान दो टाइप का होता है और हमारा वाला उसमें से एक टाइप का है लिखित संविधान। ठीक है, जो दूसरा वाला टाइप होता है वो दूसरा वाला टाइप होता है अनरिटन, यानी कि जो लिखा हुआ ना हो, जो लिखा हुआ ना हो। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखा हुआ ना हो। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो राजा बोल देगा वही लॉ बन गया। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पे जब तक प्रधानमंत्री उस चीज को लिखेंगे नहीं, मोदी जी, कि भाई जीएसटी इंप्लीमेंट करो, जब तक जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाली नहीं है अगर वो संविधान के दायरे में आती है। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा हुआ, लिखित संविधान हुआ। ठीक है, अगर इसके मैं दूसरे पॉइंट पे आऊं तो लिखित संविधान में, हमारे भारत के संविधान में ओरिजिनली जब ये लिखा गया था तो टोटल जो थे 22 पार्ट थे, टोटल 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, ये थे ओरिजिनली। ये क्वेश्चन आ जाता है कि देखो क्वेश्चन में क्या डाउट होगा कि ओरिजिनली कितने पार्ट, ओरिजिनली कितने आर्टिकल, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, या ओरिजिनली कितने शेड्यूल। ठीक है, अभी आ जाएगा ओरिजिनली। अगर वो प्रेजेंट में पूछ ले, प्रेजेंट में कंडीशन चेंज हो जाएगी, ओरिजिनली में कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, ऐसा कुछ चलता रहता है। अगर मान लो ये चीजें आपसे प्रेजेंट में पूछ ले कि भाई आजकल की क्या कंडीशन है, तो आप क्या आंसर दोगे, भाई 25 तो पार्ट हो गए, 465 आर्टिकल है और शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। ये आप आज बता के चलोगे। ठीक है, 465 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, ये कंडीशन चलती है लिखित संविधान के। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि भाई 395 आर्टिकल थे उस टाइम पे जब हमने लिखा हुआ था। 395 आर्टिकल पढ़ोगे तो याद तो होने हैं नहीं कभी, यानी कि लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। लेंथी का मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। तो ये कैसा हो गया, लेंथी
कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक बड़ा संविधान, ठीक है, लिखित में बड़ा संविधान जिसे आप पढ़ना भी मुश्किल है। तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म में भी आ जाता है कि भाई बहुत लेंथी है, आम आदमी तो पढ़ ही नहीं पाएगा इतना, लेकिन था ये लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें दो चीजें हैं नहीं। बात आती है कि ये इतना लेंथी हुआ क्यों। आप ये नहीं सोच रहे कि लेंथी हुआ क्यों, चलो रिटन था ठीक था भाई, 20 आर्टिकल में निपटा देते, 395 आर्टिकल की जरूरत क्या पड़ी। तो इस लेंथी होने के 3-4 फैक्टर्स हैं, उस 3-4 फैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला जो फैक्टर था ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी कि ज्योग्राफिकल अगर मैं फैक्टर की बात करूं, ज्योग्राफिकल फैक्टर की हिंदी क्या होती है, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है, देखो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन अलग है, असम और वो जो मेघालय त्रिपुरा मिजोरम उनकी कंडीशन अलग है, जम्मू कश्मीर की कंडीशन अलग है, तमिलनाडु के लिए हो सकता है हमें कुछ अलग करना पड़े। तो ये जो सारी चीजें होती हैं और ये सारी चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपने संविधान में इंक्लूड की हैं। अगर हमने ऐसी चीजें अपने संविधान में इंक्लूड की हैं तो निश्चित रूप से हमारा संविधान बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। इसके दूसरा जो फैक्टर था कि भाई हमारा संविधान लंबा क्यों हुआ, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वाला, वो भी बहुत लंबा था। 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो भी बहुत लंबा था और हमने बहुत सारी चीजें वहां से उठाई थी, ठीक है। अभी बात कर लेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या उठाया है, वो उस चीज पे हम आ जाएंगे। इसके बाद आप एक और चीज देखोगे, हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर आप देखोगे कि भाई हमें थोड़ा सा डर बैठ गया था कि हम पे मुगलों ने राज किया, हम पे अंग्रेजों ने राज किया, तो ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी चीज छोड़ दें उसके बाद हम पे कोई और आके राज करने लगे, बोले कि ये तो संविधान में है ही नहीं। तो यानी कि एक भी चीज ऐसा फ्लो पॉइंट ना छोड़ा जाए जिससे कि हम पे कोई और राज करने लगे। तो हमने हिस्ट्री से भी यानी कि ऐतिहासिक फैक्टर से भी हमने अपनी चीजें सूझबूझ से काम लिया और हमने भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड की, जैसे कि सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुत्ता, जो हम अपना फैसला लेंगे वो हमारा होगा या हम लेने लायक हैं और हमारे फैसले में कोई भी बाहरी एजेंसी या बाहरी देश या बाहरी संस्था दखल नहीं दे सकती। ये थे इसके सारी चीजें जो बताता है कि भाई हमारा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके लिए इसके बाद एक और पॉइंट आता है इसमें लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। आप बोलोगे भाई संविधान तो एक ही होता है, लेकिन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी एक संविधान है हमारे पास, एक संविधान। किसके लिए एक संविधान, एक संविधान है हमारे पास दो चीजों के लिए, एक तो सेंटर के लिए यानी कि पूरे इंडिया के लिए और एक पूरे स्टेट के लिए। अब देखो हमें यहाँ पर सेंट्रल वाली यानी कि पूरे इंडिया वाली चीजें भी इंक्लूड करनी है और स्टेट वाइज चीजें भी इंक्लूड करनी है। एक तो लंबा हो गया, ठीक है, और एक ही सिंगल है, यानी कि अब सेंटर और स्टेट आप एक साथ लेके आ दो, तो ये क्या हो गया, इस वजह से भी ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें थी और इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन वैलिड पॉइंट है कि भाई वहां पे जो हमारे संविधान सभा थे उसमें लीगल पर्सन ज्यादा थे, यानी कि उसमें एडवोकेट्स ज्यादा थे, लीगल पर्सन ज्यादा थे, जैसे अंबेडकर साहब हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, यानी कि लोग ऐसे थे जो वकील थे और इन लोगों को ये चीजें समझ आती थी। तो ये लगातार इनको पता था कि भाई अगर मान लो कोई ये वकील वाले दिमाग से चल रहे थे कि बहस वाले दिमाग से कि अगर किसी ने हमसे ये पूछ लिया कि ये वाला पॉइंट तो है नहीं, फिर हम क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने इस पॉइंट को भी संविधान में ऐड कर दिया। तो लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे फैक्टर्स आपके सामने आते हैं। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है, वन लाइनर में अगर क्वेश्चन देगा आपको कि भाई जो अपना संविधान है वो रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा जो संविधान है वो रिटन प्लस लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। वन लाइनर में आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मेंस अगर आप मान लो कहीं लिखने वाले एग्जाम में जा रहे हो तो आपको ये चीजें वहां पे हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना दूसरा फैक्टर लेते हैं संविधान का। ये वाला फैक्टर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर जो आता है वो फैक्टर आता है कि भाई हमने अपना जो संविधान है बहुत सारी जगह से उठा के रख दिया है। हमने अपना संविधान बहुत सा एक ये जो अभी मैंने लिखाया था रिटन लेंथी, इसका क्रिटिसिज्म भी है। लोगों ने बोला कि भाई इतना बड़ा है, इतना लेंथी है, लोग समझेंगे कैसे इसे, लोग पढ़ेंगे कैसे इसे। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। तो वो इसकी एक चीज थी। दूसरी हम चीज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हमने संविधान उठाया कहां से, यानी कि सोर्सेस, स्रोत कौन कौन से हमारे संविधान के। तो देखो हमने ना ये अपना संविधान
बहुत सारे कंट्रीज, और अगर मैं बोलूं कि उस टाइम पे जितने भी संविधान थे लगभग लगभग उन सभी कंट्रीज से हमने अपना संविधान देखा, उन्हें समझा, उन्हें पढ़ा और उसके बाद हमने ये यहाँ पे चीज़ें लेके आए। ठीक है, जैसे कि हमने अभी, मैं चलो यहीं पे लिखा देता हूँ, हमने ये संविधान 5-6 जगह से इम्पोर्टेंटली उठाया। इसके अलावा ये हमने बहुत जगह से उठाया। अगर मैं उन सभी जगह की बात कर लूँ, एक बार आपको लिखवा देता हूँ कि हमने ये चीज़ें कहाँ कहाँ से उठाई थी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें, सबसे पहला जो स्रोत है, हमारा सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स। ठीक है, इसमें बताऊंगा मैं क्या क्या है। इसके बाद फिर हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद फिर हमारा ब्रिटिश से, हमने जो ब्रिटिश में, आप बोलोगे जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटिश का प्रेजेंट में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता ही है, तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीजें खरीदी थी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने आयरिश से बहुत सारी चीजें उठाई हैं, आयरिश से हमने बहुत सारी चीजें उठाई हैं। आयरिश के बाद अगर मैं फिर बात कर लूँ, हमने यूएसएसआर, यानी कि उस समय तो सोवियत संघ होता था, प्रेजेंट में जो रसिया है उससे भी बहुत सारी चीजें उठाई हैं। ठीक है, हमने फ्रेंच से भी बहुत सारी, यानी कि फ्रांस जो है, फ्रांस यानी कि अगर मैं बोलूँ फ्रेंच प्रैक्टिस, हमने उससे बहुत सारी चीजें उठाई हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको हमने कौन कौन सी चीजें उठाई हैं, और एक दो आप बताओ जिससे आपको लगता है कि भाई हमने वहां से कुछ चीजें उठाई। हमने जापान से, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें उठाई थी, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने उठाई थी, और एक दो और बचा होगा जो आप लिख लेना, जैसे आयरिश हो गया, यूएस हो गया, है ना। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया लिख लें, ऑस्ट्रेलिया लिख लें, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीजें उठाई थी। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीजें उठाई थी, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। देखो अब जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या चीजें उठाई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अपनी फेडरल स्कीम, अभी मैं आपको समझा दूंगा फेडरल स्कीम क्या होती है। फेडरल स्कीम का मतलब होता है स्टेट के पास भी कुछ पावर है, सेंटर के पास भी कुछ पावर है, और दोनों बराबर बराबर पावर है। ठीक है, यानी कि स्टेट अपने एरिया में सारा काम कर सकता है और सेंटर अपने एरिया में सारा काम कर सकता है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है कि स्टेट पर कोई कंट्रोल नहीं है, सेंटर का कंट्रोल है, और इसीलिए अपने संविधान को जो बोला जाता है वो क्वासी फेडरल बोला जाता है। वो कैसा बोला जाता है? क्वासी फेडरल। पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीडीएस में भी शायद क्वेश्चन आ चुका है क्वासी फेडरल वाला, तो ध्यान रखना है क्वासी फेडरल बोला जाता है। और एक मजेदार बात यह है कि फेडरल जो चीज है, फेडरल जो चीज है हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। जब हम आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस करेंगे तो इसे डीप में डिस्कस कर लेंगे, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना फायदा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज है सारी, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जो चीज है, सारी चीज यहाँ से उठाई थी कि भाई हमारा प्रशासन काम कैसे करेगा, वो हमने ये चीजें यहाँ से उठाई थी। जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, यानी कि जो हमारी इमरजेंसी वाला प्रोविजन है, वो चीज हमने यहाँ से उठाई थी कि भाई इमरजेंसी जो है वो कैसे कैसे काम करेगी। इसके बाद जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो चीजें हमने यहाँ से उठाई थी कि भाई ये पब्लिक सर्विस कमीशन काम कैसे करेगा। तो ये चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा ली थी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो भी हमने यहाँ से उठाया, यानी कि गवर्नर ऑफिस, राज्यपाल का जो ऑफिस है वो भी हमने यहाँ से उठाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या उठा लिया। तो देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जैसे मान लो आपने कोई एक फैसला दे दिया या आपने कोई एक नया संविधान में आर्टिकल ऐड कर दिया, तो उसके बाद फिर वो केस जो है वो कोर्ट में जाएगा, वो बताएगा कि भाई ये संविधान के हिसाब से है या नहीं है। इसे हम जुडिशियल रिव्यू बोल देते हैं, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल राइट, हमने यूएस के यानी कि अमेरिकन सोर्सेज, जिसे यूएस भी बोलते हैं, अमेरिकन सोर्सेज से हमने जुडिशियल रिव्यू उठाया, फंडामेंटल राइट उठाया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यानी कि जो हमारी अदालत होती हैं ऑफ जुडिशियरी, उनकी खुद पे आत्मनिर्भरता, वो किसी के कब्जे में नहीं है कि इनको ऐसा ही काम करना पड़ेगा। ये चीजें हमने कहां से उठाई थी? यूएस से। ठीक है, इसके बाद जो हमारी प्रेसिडेंट वाली पोस्ट है, प्रेसिडेंट भी हमने यहीं से उठाया हुआ है, ऐसे भी लिख लो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये भी चीज हमने यहाँ से उठाई हुई है। तो अमेरिकन सोर्सेस में है तो बहुत सारी चीजें। ठीक है, मान लो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट जज हो गए, हाई कोर्ट जज हो गए, लिख लो, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज भी हमने अमेरिका से उठाया हुआ है। ब्रिटिश से क्या उठाया हुआ है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमने ब्रिटिश से क्या उठाया।
ब्रिटिश से सबसे पहले हमने उठाई पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, इंपोर्टेंट है लिख लेना। जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, देखो अमेरिका में प्रेसिडेंट की ज्यादा पावर होती है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट की ज्यादा पावर होती है, संसद की ज्यादा पावर होती है। तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो है हमने कहां से उठाया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। ठीक है, ये आपको चीजें समझ आनी चाहिए। इसके बाद हमने रूल ऑफ लॉ यहां से उठाया है, रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। इसके बाद जो हमारे दो सदन होते हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, यानी कि बाइकैमरलिज्म, ये भी चीज हमने कहां से उठाई है, ये भी चीज हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। ये चीज मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इंपोर्टेंट है, 10 पेपर में से 2 पेपर में क्वेश्चन छपा मिलता है कि भाई हमने डीपीएसपी कहां से लिए, हमने डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक हमने कहां से लिए, तो वो जो नीति निदेशक हैं वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। स्टार लगा लो, पेपर में ये क्वेश्चन छपता है। और एक ये फंडामेंटल राइट वाला, ये फंडामेंटल राइट वाला अमेरिका से लिए, ये भी क्वेश्चन पेपर में छपता है। देखो डीपीएसपी कहां से लिया हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो फंडामेंटल राइट है वो कहां से लिया है हमने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। पेपर में छपते क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है, इसके बाद मेरा कौन सा है, यूएसएसआर। रसिया से हमने क्या लिया, देखो रसिया से हमने जो लिया था वो हमने ली थी भाई इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, है ना, इस टाइप की, यानी कि जस्टिस। अगर मैं बोलूं आपसे तो जस्टिस, और कौन सा वाले जस्टिस की बात कर रहा हूं मैं, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। ये जो जस्टिस है ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से इंपोर्टेंटली लिया था। ठीक है, और एक और चीज इससे ली थी हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहां से लिया है, स्टार लगा लो इस पे भी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है, यूएसएसआर से। फंडामेंटल राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीजें ली हैं। ठीक है, फ्रांस का यानी कि फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उधार ले लिया है ना, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने उधार लिया था वो स्पेशली 3 चीजें थी। और वो 3 चीजें आप क्या थी, अगर आप में से कोई बता पाएगा मुझे कि वो 3 चीजें क्या थी, तो वो 3 चीजें थी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन दो की तो मुझे हिंदी पता है कि भाई समानता और भाईचारा, है ना। और लिबर्टी भी कहीं ना कहीं एक समानता टाइप की फॉर्म होती है ना। ये क्वेश्चन हरियाणा पीएससी में आ चुका है, यानी कि एचपीएससी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपके लिए चीजें इंपोर्टेंट हो जाती है, और ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि भाई हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वाला टॉपिक कहाँ से उठाया है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात कर दूं, फिर हमने जापान से क्या लिया, जापान से लिया हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अब देखो पहले क्या होता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे ही हमारा संविधान है। ठीक है, अमेरिका का जो संविधान है वो रूल ऑफ लॉ पे और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे निर्भर है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि पहले आप कुछ गलती करो फिर कानून बनता चला जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, पहले कानून बना हुआ है और आपको उसी आधार पे एक्ट करना है। ठीक है, मान लो कानून ये है कि आपने किसी के गाल पे चांटा मार दिया तो आपको कुछ नहीं होना, और आपने किसी की हत्या कर दी तो हो सकता है आपको 10 साल की सजा हो जाए या जो भी हो, है ना। अब मान लो आपने चांटा मारा, ऐसा नहीं है कि आपके चांटे मारने के बाद आपके लिए कोई लॉ बनेगा कि चलो भाई इसे एक दिन 500 रुपए ले लो इससे, ऐसा नहीं। अगर कोई लॉ नहीं है, अगर आपको खाली एक दिन पुलिस में जाना है वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने हत्या की है तो जो हत्या के लिए पहले से कानून है आपको उसी पे निर्भर करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून पहले से जो स्थापित कर चुका है, बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको वो चीजें फिर लास्ट में एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, अगर इसके बाद में बात करूं आपसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या क्या मिला, तो एक जो हमारी कनकरेंट लिस्ट होती है, कनकरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हमें। कनकरेंट लिस्ट मतलब समझते हो, जिसपे स्टेट भी लॉ बना सके और जिसपे सेंट्रल भी लॉ बना सके, उसे क्या बोलते हैं हम, कनकरेंट लिस्ट। उसे क्या बोलते हैं हम, कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ज्वाइंट सिटिंग होती है, दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग राज्यसभा की और लोकसभा की, है ना। ये भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने ले लिया। ठीक है, चुराया तो नहीं था, आप ये तो बोलोगे नहीं कि चुराया था।
कनाडा, कनाडा जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको यहाँ पे बताता था क्वासी फेडरल क्यों है हमारा, तो यहाँ से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली पोजीशन उठाई है, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली, यानी कि जो हमारा सेंटर होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ये चीजें हमने यहाँ से उठाई है। ठीक है, सेंटर की जितनी भी चीजें वो हमने कनाडा से उठाई हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो सेंटर के पास पावर भी होगी, पावर ऑफ सेंटर भी हमने यहीं से उठा लिया, पावर ऑफ सेंटर भी हमने यहीं से उठा लिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट जो है, प्रेसिडेंट कभी कभी उससे एडवाइस मांगता है कि भाई मैं इसमें क्या करूं। ठीक है, प्रेसिडेंट को सब पता तो नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी एडवाइस देता है, कभी कभी नहीं देता, यानी कि वो जो एडवाइजरी है, पढ़ेंगे आर्टिकल 143 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो चीजें आ जाती हैं, तो वो जो एडवाइजरी है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमने कनाडा से उठाई है। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक सलाह देने वाली जो पॉलिसी है वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। दोबारा से समझ लो, देखो इंपॉर्टेंट चीज, इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पब्लिक सर्विस कमीशन 1935, गवर्नर का ऑफिस 1935, फेडरल स्कीम 1935, अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में काम कर सकता है, हाई कोर्ट अपने आप में काम कर सकता है, और इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि जज की सैलरी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जज ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो आप उसकी सैलरी रोक लो, उसका ट्रांसफर कर दो, ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट कौन करता है, आर्टिकल नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यूपीएससी में आ चुका है या स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई ये जो आर्टिकल नंबर 50 है ये जुडिशियरी को, यानी कि जो हमारी जुडिशियरी को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। एग्जीक्यूटिव वो होती है जो आपके लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जज जो है वो जुडिशियरी में आते हैं, तो इन दोनों को वो अलग करता है। आर्टिकल नंबर 50। फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, छपता है पेपर में। पार्लियामेंट हमने कहां से उठाई, तो जो हमने पार्लियामेंट उठाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी छपता है पेपर में, छाप लो, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से, जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी छपा है नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट है ना, और कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये सारी चीजें हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हुई हैं। तो यहीं पे बोला गया था कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इतनी जगहों से लिया गया है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला देखो अगर हम भी कोई अपना एक शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन बना दे तो हम भी वही सारी चीजें ऐड करते, और हो सकता है हमसे कुछ गलती भी हो सकती थी, तो उन्हीं गलती को हटाने के लिए हमने बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, बाकी सारे संविधान पढ़े, और उनमें जो गलती थी वो हमने हटा दी, या जो हमें सही लगा वो हमने इंक्लूड कर लिया, बाकी को हमने बाहर रख दिया। और हमने ऐसा नहीं है कि सारा संविधान बाहर से लेके बनाया है, ये बस एक हमने कुछ आइडियाज लिए, और संविधान में जैसे मान लो जो जम्मू कश्मीर है अलग से, वो हमने अपने हिसाब से ऐड किया था उस टाइम पे, नॉर्थ ईस्ट 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल जो है वो हमने अपने हिसाब से अलग ऐड किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने हिसाब से ऐड नहीं किया, हमने अपने सारे फैक्टर्स देखे, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, चीजें समझ आ गई होंगी। चलते हैं स्रोत यानी कि सोर्सेज जो है वो ये वाला प्रोसेस था कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है, इसका अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लूं आपसे, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम जो डिस्कस कर लेंगे फंडामेंटल राइट, हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि भाई हमें फंडामेंटल राइट भी, फंडामेंटल राइट से पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। तीसरा पॉइंट, इसकी रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बताऊंगा अभी। रिजिडिटी क्या होती है, कठोरता और आसान मतलब लचीला। देखो अगर आप चाहो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, संविधान में ये वाली चीज हटा दो, कर सकते हो? नहीं कर सकते। चीज आ गई
रिजिडिटी, यानी कि कठोर बहुत है, चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन चेंज तो कर सकते हो ना, लचीलापन, चेंज कर सकते हो लचीलापन, ठीक है। यानी कि आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते लेकिन चेंज कर सकते हो। और संविधान को चेंज करना, संविधान में अमेंडमेंट लाना, संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 368। पेपर में क्वेश्चन छपता ही छपता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पेपर में क्वेश्चन छपता ही छपता है कि भाई संविधान संशोधन आप कौन से आर्टिकल में करते हो? आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत हम संविधान संशोधन करते हैं। इस चीज में कोई डाउट हो तो बताओ। रिजिडिटी का मतलब यह है कि आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप चेंज कर सकते हो अगर सब साथ मिल रहे हैं, सबको लगता है कि चेंज करें। चेंज कौन करता है? पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, बस पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है। अगर आप बोलो कि भाई यूपी के मुख्यमंत्री जो है बाबा जी, वो चेंज नहीं कर सकते, नहीं चेंज कर सकते। स्टेट की जो असेंबलीज हैं या जो काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद, उसे चेंज नहीं कर सकती। केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के आपस में चेंज कर सकती है। और इस बार के यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था इसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। ये हम पढ़ लेंगे जब आर्टिकल नंबर 368 डील करेंगे, तो जब पढ़ लेंगे। बोलो यहाँ तक चीज समझ हुई नहीं हुई? इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात कर लूं, तो जो मैं थोड़ा सा फेडरल पे आ रहा था आपके में, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट आर्टिकल नंबर 1 जब आप पढ़ोगे तो आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 1 में ही इंडिया के दो नाम दिए हुए हैं। दोनों नाम आपको बताने हैं कि दोनों नाम कौन कौन से हैं, यहाँ पे बताओ, ठीक है। इंडिया के दो नाम है और दोनों नाम आपको बताने हैं कि इंडिया के दो नाम कौन कौन से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। अब आप एक चीज देखोगे, इंडिया यूनियन लिखा हुआ है, कहीं फेडरल लिखा हुआ है? पूरे संविधान में फेडरल कहाँ पे मेंशन है, ये बताओ। फेडरल जो शब्द है वो कहाँ पे मेंशन है? कहीं भी नहीं। पूरे संविधान में फेडरल टर्म जो है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, यूनियन टर्म मेंशन है, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या है? एक मैं आपको चीजें समझा देता हूँ, दो चीजें कि फेडरल का मतलब क्या होता है। देखो, फेडरल का मतलब होता है सारे स्टेट मिल के साथ है, बोले चलो भाई हम एक यूनियन बना देते हैं। सारे स्टेट, पहले मान लो ये तीन बॉक्स है, ये तीन बॉक्स है ये, ठीक है। अब ये बोले कि चलो भाई मैं भी मिल जाता हूं, मैं भी मिल जाता हूं, तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं अपना। ये होता है फेडरल, ठीक है। यूनियन क्या होता है उससे भी बता देता हूं। यूनियन क्या होता है? यूनियन ये होता है कि मान लो एक आपका ये बॉक्स था पहले से ही, ठीक है, और इसमें एक बॉक्स ऐसे जा रहा है, एक बॉक्स इसमें पहले से अंदर है और एक बॉक्स बाहर है। तो इस यूनियन ने बोला कि इन तीनों बॉक्स को मेरे अंदर ले आओ। ये बॉक्स आ गए, ये जो तीनों बॉक्स हैं ये इसके अंदर आ गए, ठीक है। कुछ जो बाहर जा रहे थे उन्हें भी अपने में लपेट लिया, जो बाहर थे उन्हें भी अपने में लपेट लिया, और हम सब एक आ गए। अब चाहे वो पुलिस के डंडे से आओ, चाहे जबरदस्ती आओ, चाहे जनता की सहमति से आओ, कैसे भी आओ, आने चाहिए। इसमें क्या है? सहमति होनी चाहिए। तो जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो सहमति से नहीं बना है ना। इंडिया देखो, हमने पुलिस से भी लिया, ठीक है, हमने युद्ध लड़के भी जम्मू कश्मीर अपना वापस लिया। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो हमको यूनियन बनाती हैं। लेकिन हम इंडिया को फेडरल बोलते क्यों है? दिक्कत ही हो जाएगी ना। और फेडरल तो नहीं बोलते, क्वासी फेडरल क्यों बोलते हैं? समझ आ गया फेडरल और यूनियन में अंतर, ठीक है। इंडिया के दो नाम नहीं बताए आपने। इंडिया के दो नाम दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो इंडिया ही है और एक भारत। ये दो नाम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे थे? इंडिया, इंडिया का जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है। अब मैं आपको थोड़े फेडरल फीचर लिखा देता हूं जो पेपर में आते हैं, कि फेडरल आपको पता कैसे पड़ेगी कि भाई ये फेडरल है कि नहीं है। तो देखो, जो फेडरल फीचर होता है उसमें क्या क्या होता है।
फेडरल फीचर में आपकी एक तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती है, यानी कि अलग अलग, हाई कोर्ट की पावर अलग, सुप्रीम कोर्ट की पावर अलग। इंडिपेंडेंट यानी कि किसी पर निर्भर नहीं है जुडिशियरी, ठीक है, ये होता है फेडरल फीचर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका किस में आता है, फेडरल फीचर में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद टू गवर्नमेंट, अपनी स्टेट की गवर्नमेंट अलग है और सेंटर की गवर्नमेंट अलग है। अगर आप यूपी से हो तो आपके यहाँ बाबा जी हैं, बिहार से हो तो नीतीश जी हैं, उत्तराखंड से तो पुष्कर धामी जी हैं, मतलब जो भी है, जहाँ राजस्थान से हो तो गहलोत जी हैं, है ना, आपकी गवर्नमेंट अलग अलग मिलेगी। दिल्ली से हो तो केजरीवाल है, ठीक है, और सेंटर में मोदी जी की गवर्नमेंट है ना। इसके बाद अगर टू गवर्नमेंट है तो डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि आपकी जो शक्तियां हैं उनका वितरण, डिवीजन ऑफ पावर्स, इसे लिख देता हूं हिंदी में, शक्तियों का वितरण। शक्तियों का वितरण कैसे पता पड़ता है, ये चीज हमें कहां दे रखी है, सेवंथ शेड्यूल में। सेवंथ शेड्यूल में हमें क्या दे रखा है बताओ, सेवंथ शेड्यूल में हमें 3 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 के, जो लिस्ट 1 में आइटम है, जैसे मान लो आइटम मतलब एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवे, इन पे जो लॉ बनाएगा कौन बनाएगा, सेंटर। जो लिस्ट 2 के आइटम है उन पर कौन बनाएगा, स्टेट। और जो लिस्ट 3 के आइटम है उन पर कौन बनाएगा, दोनों, सेंटर प्लस स्टेट, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो यानी कि स्टेट की कुछ अपनी पावर है, सेंटर की कुछ अपनी पावर है, इसे ही हमने क्या बोल दिया, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। इसके बाद अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सुपर पावर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए, ठीक है। ये किस में आते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, बिल्कुल है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की पावर अलग अलग है ना। पावर का मतलब क्या है, अगर मान लो हाई कोर्ट के जज ने कोई फैसला दे दिया तो ऐसा नहीं उसकी सैलरी कट जाएगी या सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कट जाएगी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपने यहाँ है, दो गवर्नमेंट है भाई, बिल्कुल है। डिवीजन ऑफ पावर है, बिल्कुल है, शक्तियों का वितरण है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मान लो एग्रीकल्चर पे लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, और डिफेंस पे लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा, दोनों की पावर अपने आप में अलग अलग है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के बिना तुम कुछ करके दिखा दो चुनाव हार जाओगे, तो यानी कि संविधान सर्वोपरि है, ठीक है। और आप बोलोगे इस हिसाब से तो अपना इंडिया फेडरल हो गया, हुआ नहीं हुआ, सारी चीजें जब हैं तो फेडरल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा क्वासी, क्वासी का मतलब थोड़ा सा फेडरल है ना, या बोल दो थोड़ा सा फेडरल नहीं है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो अब मैंने बोला ऐसे, अब मैं आपको यूनियन के फीचर बता देता हूँ। यूनियन के क्या क्या फीचर होते हैं, ये थे फेडरल के फीचर, ठीक है। यूनियन के फीचर क्या क्या होते हैं उस चीज को समझ लो। यूनियन के फीचर होते हैं सेंटर मोर पावरफुल, मतलब ऑल पावर विद सेंटर। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एक नागरिकता। आप ऐसा थोड़ी हो अगर यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो तो आप यूपी के भी नागरिक हो, भारत के भी नागरिक हो। अरे भाई आप भारत के नागरिक हो ना, चाहे आप कहीं भी रह लो। और कई जगह ऐसा होता है कि दो दो नागरिकताएं होती हैं, इस चीज को याद रख लेना, कई जगह दो दो नागरिकताएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज देखोगे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि हम संविधान को चेंज कर सकते हैं, और चेंज कौन कर सकता है, मैंने बताया खाली पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। पावर किसके हाथ में हो गई, सेंटर के हाथ में पावर हो गई कि नहीं होगी। सेंटर का मतलब जो आपकी पूरे देश की एक पावर होती है। इसके बाद अगर मैंने वहां पे बोला था इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, आपस में एक दूसरे से लिंक है, आपस में एक दूसरे से लिंक है। अब देखो अगर मान लो आपका कोई केस है तो आप पहले सिविल कोर्ट जाओगे, ठीक है, फिर वहां से हाई कोर्ट जाओगे, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ऐसे ही तो जाओगे। यानी कि इसका केस ये सुन सकता है, इसका केस ये सुन सकता है। ये इंडिपेंडेंट अलग मैटर में हो गई, वहां हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा, यूनियन में हमने इंटीग्रेटेड जुडिशियरी पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की फिर बात कर लूँ तो आपके जो गवर्नर अपॉइंट होता है वो कौन करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड
बाय सेंटर। असलियत में तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना, लिख लेना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट को भी सेंटर का हिस्सा माना जाता है, राष्ट्रपति को सेंटर का हिस्सा माना जाता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद जो आप ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, IAS PCS इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं, कौन बनाता है, सेंटर बनाता है। अब आप एक चीज देखो, ये है भाई अपने पे ऑल पावर विद सेंटर है भाई, कुछ भी कर सकता है। सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, चेंज हो सकता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, यानी कि अगर आपका पहला केस सिविल कोर्ट में चला, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में है। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है हमारे यहाँ, सेंटर यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ऑल इंडिया सर्विस यानी कि UPSC जैसे एग्जाम कौन कराता है, IAS PCS कौन बनाता है भाई, ये बनाता है। ऑल इंडिया सर्विस सेंटर बनाता है। इस हिसाब से अपना इंडिया यूनियन हो जाना चाहिए था, अपना इंडिया यूनियन हो जाना चाहिए था। अब देखो, अपना इंडिया यूनियन भी हो गया, अपना इंडिया फेडरल भी हो गया, तो बताओ अपना इंडिया क्या हुआ, यूनियन बोलूं उसे या फेडरल बोलूं उसे, यूनियन बोलूं या फेडरल बोलूं, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे मजेदार, अब मैं थोड़ा सा मजेदार बताता हूं कि इसे हमने क्वासी फेडरल, ये यूनियन के फीचर्स थे, ठीक है। अब बताता हूं मैं क्वासी फेडरल क्यों बोला। अब देखो, हमारे यहाँ सेंटर की पावर ज्यादा है, इसीलिए हम यूनियन बोलते हैं। सेंटर की पावर ज्यादा है, जो हमारे यहाँ सेंटर है उसकी पावर ज्यादा है। कौन कौन सी पावर, इमरजेंसी सबसे बड़ी पावर है सर, इमरजेंसी, है ना। ऐसी कोई पावर है ही नहीं दुनिया में जो हमारे यहाँ के सेंटर के पास है, ठीक है, इमरजेंसी, है ना। अगर इसके बाद अगर मैं आपसे और पावर की बात करूं तो क्या कर देगा, अब तो GST हो गई, GST भी सेंटर की स्पेशल पावर है। इसके बाद मतलब टैक्सिंग, है ना, टैक्सेशन लिख लो इसमें, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की पावर कर दूं, हालांकि टैक्सेशन में कुछ कंडीशन स्टेट के पास भी होती है, लेकिन जो मेन पावर है वो सेंटर के पास है, ठीक है। इमरजेंसी हो गया, GST हो गया, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर। ऑल इंडिया सर्विस को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर। अब आप एक चीज देख लो कि भाई सेंटर हमारे यहाँ ज्यादा पावरफुल हो गया। इसके अलावा प्लस वन मेन पॉइंट वो ये है कि भाई जो हमारा इंडिया है, जो मैंने पहले ही बताया था, वो सहमति से नहीं बना। यानी कि ये लोग आपस में सहमति करके नहीं आए थे, ये तीन मतलब कितने भी जो राज्य हैं वो आपस में सहमति करके नहीं आए थे। पहले हमने यूनियन बना ली और उसके जो बाहर अंदर बाहर थे हमने सबको एक में इंक्लूड कर लिया, चाहे जबरदस्ती करा हो चाहे कैसे भी करा हो। तो यानी कि इंडिया जो है वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया, किसी ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, चलो भाई हम साइन करके आ रहे हैं हमारी रक्षा करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया ने बोला तू बेटा मेरे कब्जे में, मेरी धरती पे, तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, ये तेरी बाध्यता है, ठीक है। और ये जो बाध्यता है यही अपने को यूनियन बनाती है। ये थे इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स, है ना। मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसका जो ग्रोथ करते हैं सबसे ज्यादा वो आइवर जोनिस ग्रोथ करते हैं। आइवर इंपोर्टेंट नाम है, लिख लेना, आइवर जोनिस, है ना। अगर पूछे आलोचना कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो आइवर जोनिस सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं, और विशेषकर इस वाले मामले में, ठीक है। खत्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने कहां से लिया है बताओ, पार्लियामेंट हमने कहां से उठाया है, पार्लियामेंट कहां से उठाया भाई, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे, ब्रिटिश से। फंडामेंटल राइट US से। DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज USSR से, सोवियत संघ से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लूं तो एक मैं पार्लियामेंट सिस्टम पे भी आना चाहूंगा थोड़ा सा। संविधान में सबसे ज्यादा पावर किसकी, पार्लियामेंट की। भाई संविधान में कुछ जोड़ सकता है कुछ घटा सकता है, पार्लियामेंट की। सारे फैसले कौन ले सकता है अपने दम पे, पार्लियामेंट, ठीक है। सारे फैसले ले सकती है, नहीं ले सकती, है ना। और इसके बाद अगर आप एक और चीज देखोगे, पार्लियामेंट हमने कहां से लिया, ब्रिटिश से, ठीक है। इसके बाद एक और चीज देख लो फिर छठे नंबर पे, जुडिशियल पावर। अगर मान लो पार्लियामेंट भी कुछ गलत कर दे तो उससे रिव्यू कौन करेगा, जुडिशियरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही इंपोर्टेंटली करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जुडिशियरी भी मोर पावरफुल है, मोर पावरफुल है, ठीक है।
ये थी संविधान की मुख्य विशेषताएं। इसके बाद इंपोर्टेंट टर्म जो आ जाता है हमारे यहाँ, फंडामेंटल राइट्स। कितनी देर होगी? खत्म कर दें 10 मिनट में, 40 मिनट हो गए, ठीक है। फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, आप स्टेट से अपने कुछ पावर ले सकते हो, आपका ये अधिकार है। आपका अधिकार है कि भाई आपको नौकरी में, मतलब आपको हर जगह नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके रिलीजन, देश, कास्ट, इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाए। जो आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन, इस टाइप के जो सारे आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद मैं 8 नंबर पर बात करूँ तो फिर आती है हमारी डीपीएसपी, यानी नीति निदेशक। आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 50 तक, है ना। ये देख लेना, 50 से 51 है ना, इतना ही। आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 50 तक डीपीएसपी की भाई आपको ऐसा होना चाहिए, यानी कि आपके ऐसे मूलभूत संस्कार हैं जो आप कुछ भी चेंज हो जाओ लेकिन वो वाले रहने चाहिए, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि डीपीएसपी, इसके बाद हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो मैं ऊपर लिखूंगा। चलो, डीपीएसपी से पहले एक फंडामेंटल ड्यूटी जो यहाँ पे लिख लूं लगातार, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल 51A पार्ट कौन सा है इसका? 4A। इसका कौन सा पार्ट है? 4। इसका कौन सा पार्ट है? 3, है ना। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये छपते हैं कि भाई ये कौन से पार्ट में दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, मैं एक चीज बताना चाह रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार एक क्वेश्चन आता है, उस चीज को भी यहाँ पे लिख लेना। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 में, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल नंबर 50 पार्ट 4 में, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 51A जो हमें दे रखा है पार्ट नंबर किसमें? पार्ट 4A में। एक और चीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ओरिजिनली, यानी कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया उस दिन ये इसमें हमारे संविधान में नहीं थी। ओरिजिनली ये हमारे संविधान में नहीं थी, ये बाद में ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 से, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा हिस्सा भी कहा जाता है। उसी में प्रियम्बल चेंज हुआ था, उसी में बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसके बाद, मूलभूत संरचना। जो अपनी मूलभूत संरचना है संविधान की, वो केशवानंद भारती केस में अपने को मिली थी। केशवानंद भारती केस में कब हुआ था ये केस? 1973 में। सबसे लंबी बेंच, लंबी बेंच का मतलब सबसे ज्यादा जज इस केस में शामिल थे। कितने जज शामिल थे? 13 जज। इस बार ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी वाले पेपर में, 2022 वाले पेपर में। इस बार ये क्वेश्चन आया था कि अपनी जो मूलभूत संरचना है वो कहां से ली हुई है? केशवानंद भारती केस से 1973, 13 जज। बात आती है मूलभूत संरचना होती क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, हमारा जो संविधान का उद्देश्य है वो हमारा क्या उद्देश्य है, हमारी मूलभूत संरचना है क्या? संप्रभुत्ता, यानी कि हम जो भी फैसले लेंगे, संप्रभुत्ता, सॉवरेन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो भी हम फैसले लेंगे वो सारे फैसले हमारे होंगे। यूएस तो अमेरिका ही हो गया, अमेरिका, ब्रिटिश, रसिया, यूक्रेन, ये हम पे कोई दबाव नहीं डाल सकते ऐसा करो, सॉवरेन, ठीक है। डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी होगी वो हमारी होगी, है ना।
हमारा फैसला है कि हम किस तरह से, यानी कि जनता फैसला करेगी किसे पार्लियामेंट भेजना है किसे नहीं भेजना। आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो आप उसे जेल में डाल दो, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्षता बोलते हैं शायद इसे, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, है ना, देख लेना। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरह कि रिलीजन इस्लाम हो गया, है ना, या किसी और देश की तरह हमारा रिलीजन वो हो गया, ठीक है। हमारे इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब, है ना। तो ये हो गया सेक्युलर, ठीक है। ये इसके मूलभूत स्ट्रक्चर हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यही है कि भाई हम सॉवरेन होंगे, हमारे पास डेमोक्रेसी होगी, हमारे पास सेक्युलर होगा, हम सोशलिस्ट होंगे। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। समाजवाद का मतलब ऐसा नहीं है कि सारे जो अंबानी जी हैं वो सारी नदी का पानी अकेले ही पी जाएंगे, है ना। नदी पे सबका कब्जा है, ठीक है। वो जो गांव के किनारे एक झोपड़ी डाल के रहता है उसका भी कब्जा उतना ही है जितना अंबानी जी का है। तो ये क्या हो गया? सोशलिस्ट, समाजवाद, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है कि हमारा जो हेड होगा, हमारा जो हेड होगा वो जनता चुन के भेजेगी, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो। इसके बाद जुडिशियरी यानी कि न्याय, जुडिशियल, जस्टिस लिख लो इसे, जस्टिस ज्यादा बेहतर है, जस्टिस यानी कि न्याय। अब वो न्याय हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, चाहे हमारे सोशल न्याय हो, पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक, आर्थिक, है ना, राजनीतिक न्याय, किसी भी अगर तरह का न्याय, तो वो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। आप किसी भी बंदे को किसी से अलग नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भाई तू इस कास्ट से तो तुझे ये वाली चीज नहीं मिलेगी, तुझे ये वाली चीज मिलेगी। सेम इसी में आ जाता है इक्वलिटी, मतलब समानता। ये भी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर में ही आता है, ठीक है। जस्टिस हो गया आपका, इक्वलिटी हो गया। इसके अगर बात कर लें कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है आपका, तो बेसिक स्ट्रक्चर में यानी कि इस टाइप की सारी चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी कि भाई ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आप बोलोगे कि भाई जो हमारा वोटिंग का अधिकार है यानी राइट टू वोट, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। राइट टू वोट, है ना, कि भाई अगर आप 18 साल के हो गए तो आप वोट कर सकते हो, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इलेक्शन लड़ सकते हो, यानी कि ये राइट टू इलेक्शन जो है वो, हालांकि जस्टिस आ गया, पॉलिटिकल जस्टिस में ही हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, यानी कि आप जो काम कर सकते हो, ठीक है। आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, है ना, वो आपका सारा किस में आ जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। स्पेशली अगर आपको कहीं से बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में सबसे बेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषाएं थी। मुझे नहीं लगता इसके अलावा हमने कुछ छोड़ा है, ठीक है। फ्रेटर्निटी यानी कि ये जो है भाईचारा, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। जो आपको लगेगा, मान लो पेपर में भी कुछ चीज ऐसी आ जाए जो आपको लगे कि हाँ ये सही है, अच्छी है, होनी चाहिए, वो बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाती है, ठीक है। ये चीज हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाती है ना। तो मेरे हिसाब से ये चीज थी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मूलभूत संरचना, और बहुत इंपॉर्टेंट थी। केशवानंद भारती केस में हुई 1973 में, केशवानंद भारती केस हुआ। सबसे लंबी बेंच 13 जजेस की इसी में थी। यूपीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है और हर जगह ये क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, इसके बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भाई हम जस्टिस, समानता सबके लिए होगी, न्याय सबके लिए होगा, है ना, सबके लिए अधिकार होंगे, सबके लिए जो हमारा संविधान, जो हमारा देश है वो सॉवरेन होगा, यानी किसी के कब्जे में नहीं आएगा, हम अपने फैसले खुद लेंगे, जनता चुनाव करेगी। ये सारे मूलभूत संरचनाएं में आ जाता है, ठीक है। समझ गए इतना, है ना। बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की। कौन सा पॉइंट था? जो भी पॉइंट था, इंडिपेंडेंट बॉडीज। ऐसी बॉडी जो अपने आप में काम करती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। आर्टिकल नंबर 324 में आता है, लिख लेना, पेपर में छपता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 324, जैसे यूपीएससी आर्टिकल नंबर 315 में आता है, छपेगा ये क्वेश्चन, है ना। इस टाइप की जो बॉडीज होती है, जैसे
अगर मैं संविधान की बात करूँ, कैग CAG आर्टिकल नंबर 148 छपेगा, है ना, ये आर्टिकल नंबर 148 में आता है। ये चीज़ हमारी छपनी है पेपर में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं सारी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन की हम बात कर चुके हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी है, 3 टाइप की इमरजेंसी है। 13वें पे इमरजेंसी 3 टाइप में, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 या 365 और आर्टिकल नंबर 360, ठीक है। आर्टिकल 352 अगर आपको कोई बाहरी देश हमला कर दे, आप पे कोई बाहरी आतंकवादी हमला कर दें, उस टाइप पे जो आप इमरजेंसी लगाओगे वो आर्टिकल नंबर 352 में होगी, और इसी को हम नेशनल इमरजेंसी बोल देते हैं। नेशनल इमरजेंसी भी इसी का नाम देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 356 या 365 जब आपका स्टेट में या तो मेजोरिटी लूज हो जाए, जैसे मान लो महाराष्ट्र में हो गई आज, है ना, तो वहां पे एक दिन के लिए हो सकता है प्रेसिडेंट रूल लग जाए, ना लगे अगर कोई CM शपथ ले ले तो, है ना, या फिर अगर मान लो ऐसा लगे गवर्नर को, राज्यपाल को कि भाई जो स्टेट है वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, रूल के हिसाब से काम नहीं कर रहा, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो आप वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो। आप वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो। इसका नाम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, या तो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 360 में क्या होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये हो गया इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संविधान में और क्या क्या दे रखा है हमारे में। 3 टायर लोकल गवर्नमेंट, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत वाला जो सिस्टम है वो भी हमें इसमें दे रखा है। हालांकि ये बाद में ऐड हुआ था, ये पहले DPSP में था, लेकिन DPSP से बाद में ये ऐड हुआ, एक रूल बना, लॉ बना। कौन कौन से लॉ में? 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था एक संविधान संशोधन में, ठीक है, और एक 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 1994, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो ये एक साथ हुआ था। मैं इसमें एक मिनट थोड़ा सा ना कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि ये दोनों 1992 में ही हुए थे, दोनों 1992 में हुए थे, है ना। इस चीज को याद रख लेना, दोनों 1992, लेकिन ये जो लागू हुआ था वो 1993 से लागू हुआ था। ये जो लागू हुआ था वो 1993 से लागू हुआ था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए? पंचायत के लिए। किसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट? पंचायत के लिए। 74th किसके लिए? म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। 74th म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि जो आप नगर पंचायत जिसे बोलते हो, ये ग्राम पंचायत है और ये नगर पंचायत के लिए। ये ग्राम पंचायत के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया और 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ। 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया, 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ। 73rd आपको कौन से शेड्यूल में दे रखा है? 11th शेड्यूल में। कौन से में? 11th शेड्यूल में। 74th कौन से शेड्यूल में? 12th शेड्यूल में। 12th शेड्यूल में, ठीक है। ये था लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट, ठीक है। आया किसकी गवर्नमेंट में, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जनक किसे कहा जाता है हमारे यहाँ? मतलब लॉर्ड ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, ठीक है। जो त्रिस्तरीय पंचायत या पंचायत का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड राइपन को जो है वो पंचायत का जनक कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रख लेना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस करेंगे, 14वां पॉइंट हो गया। 15वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, ठीक है, मज़ा आएगा वीडियो में, ये पक्का है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से आपको मिलते हैं किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंटली, क्योंकि यहाँ से ना आपके कंसेप्ट जो क्लियर होते हैं वो यहीं से होते हैं। अगर आपके यहाँ से कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप से फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिक्कत दे सकती हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखने, तू रख हौसला, ठीक है, तू रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, जिसने पूछी थी औकात तेरी कभी सेल्फी लेने आएगा, ठीक है, तू रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, जिसने पूछी थी औकात कभी सेल्फी लेने आएगा। ये थे। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है 16वें पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, मैं बताऊंगा क्यों। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है ये 10 लोग हैं, है ना, ये मान लो जितने भी लोग हैं ये आपस में मिलकर कोई एक नई सोसाइटी बना लेना, आपस में मिलकर, आपस में मान लो बैंकिंग भी हो सकती है ना, स्कूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपस में मिलकर इस चीज को चलाने लगे, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव। लोगों के समूह से जो चीजें चलती हैं उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक नई मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और जो इसके अध्यक्ष हैं, जो इसके हेड हैं, मतलब जो इसके मिनिस्टर हैं, वो अमित शाह जी हैं, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, जो कि होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री भी हैं, वो ही इस सहकारिता मंत्रालय जो है इसके मंत्री रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय जो है अमित शाह जी इसके मंत्री रहेंगे, ठीक है। ये हमें कोऑपरेटिव हर जगह दिया है, आर्टिकल नंबर 19 में भी दिया हुआ था, आर्टिकल 43 भी दिया हुआ था, गांधीयन प्रिंसिपल था, ये चीज है। और क्रिटिसिज्म की बात करें, आलोचना में साथ साथ बताता आया था आपको कि आलोचना क्या क्या थी, और एक आलोचना ये थे, इसके मुख्य विशेषताएं थी। थोड़ा आलोचना पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसके क्रिटिसिज्म क्या थे, आलोचनाएं क्या थी, एक एक लाइन में कवर हो जाएंगी। पहली आलोचना कि भाई ये बहुत बड़ा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली आलोचना यही थी, मैंने बताया था आपको लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी आलोचना कि हमने ये उधार लिया है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब दूसरी जगह से चुराया है या उधार लिया है, कुछ भी लिख लो, ये मैं नहीं बोलता, ये आलोचक बोल रहे थे। आलोचक में मैं आपको 3-4 नाम गिना देता हूँ। आइवर जोनिंग्स, हनुमंता के हनुमंता, है ना, इस टाइप के ये जो थे ये आलोचक रहे थे लगातार, ठीक है। के.एम. मुंशी भी आलोचक थे, है ना। दूसरा था बोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हमने चुराया उधार, मैंने आपको बता दिया, बी आर अम्बेडकर ने बोला कि भाई हम भी यही करते, सब लोगों ने गलती की तो हमने वो गलतियां सुधार ली, ठीक है। तीसरी चीज में क्या बोला गया कि भाई इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने सारा उठा लिया। बी आर अम्बेडकर ने भी बोला कि जब वो पहले बना चुके ये सब चीज, हमें भी ये चीज रखनी है, जब वहां से मिल दी है क्यों मेहनत करो, हमारे पास वैसे इतनी मेहनत है, इतना टाइम लग रहा है हम, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया कि भाई ये एंटी इंडियन है। एंटी इंडियन क्यों कहा गया, क्योंकि ये ब्रिटिश से ही लिया हुआ था, जैसे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, तो उन्होंने बोला कि हमें बजाने थे तो म्यूजिक और भीड़ा बजानी थी, ये लोग बेस्ट गानों पे नाच रहे हैं, तो ऐसा कुछ बोला गया था, लेकिन जो सत्य नहीं है, सबसे घटिया आलोचना यही है ना। इसके बाद जो 5वें नंबर पे आलोचना की गई थी, 5वें नंबर पे आलोचना ये हुई कि भाई इसमें वकील बहुत सारे हैं, यानी कि लीगल पर्सन बहुत सारे हैं इसमें, है ना, कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी वकील है, ये सब जो है वो वकील हैं। इसकी जो छठी आलोचना ये की गई कि भाई इसमें गांधीयन प्रिंसिपल की बात नहीं मानी गई, इसे लिख लो अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि गांधी जी ने बोला कि भाई लोकल पंचायत जो आप बना दो, वो बोले नेहरू जी नहीं हम डीपीएसपी में लेके आते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट बहुत बाद में हुई, है ना। तो माना गया कि गांधी की कुछ बातें थी जो इसमें नहीं मानी गई, इसीलिए जो गांधी जी के सपोर्टर थे उन्होंने इसे अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बोला। तो ये था आज के साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मुख्य विशेषताएं थी। मेरे हिसाब से टॉपिक बहुत मजेदार रहा, मुझे मजा आया, आपको आया नहीं आया मुझे पता नहीं, आया ही होगा डेफिनेटली। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी समझ में ना आई हो या जो हमने ना पढ़ी हो। तो अगर बात करी जाए तो अभी तक इस वीडियो को आपको क्या करना है, देखो इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। और जो चैनल है यानी कि जो KNP एनालिसिस है उसे आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इस पे आपको सारी पॉलिटी की वीडियोज मिलती चली जाएंगी। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, देखो जब आप पॉलिटी का एग्जाम देखे हो, कितना भी कठिन एग्जाम आए पॉलिटी का, अगर मान लो आपके पॉलिटी के 12 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 12/12 सही होने चाहिए, ये पॉलिटी का फोकस रहेगा, बाकी की मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, 12 के 12 क्वेश्चन सही होंगे अगर आप सारी क्लासेस देखोगे, दावा है ना। तो ये चीज़ें थी आज के क्लास में। कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं वो प्रियम्बल डिस्कस करने वाले हैं निश्चित रूप से, प्रियम्बल से। और जो मेन टॉपिक है वो भी यहीं से ही शुरू होता है। मेन टॉपिक तो शुरू हो गया, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रियम्बल से शुरू हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रियम्बल से छपते ही छपते हैं, यानी कि प्रस्तावना जो है हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आइएगा जरूर कल इस क्लास में, है ना। और मिलते हैं कल, ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट जब तक के लिए, ऑल द बेस्ट।